ये कहानी एक शैतान जिन की, जिसने एक लड़की के शरीर के ऊपर कब्जा करके 6 सालों तक उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। और जब आखिरकार एक तांत्रिक ने उस जिन को खत्म किया, तो उसकी कीमत उस तांत्रिक को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हे दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण। अगर आपको भूत, प्रेत, जिन, चुड़ैल और दुनिया भर के अर्बन लेजेंड्स की रियल हॉरर स्टोरीज सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हर हफ्ते आपके लिए बहुत सी मजेदार रियल स्टोरीज लेकर आता हूं। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो अपनी स्टोरी मुझे ईमेल या व्हाट्सएप से टाइप करके सेंड कर सकते हैं। मेरी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। लेकिन आज की स्टोरी शुरू करने से पहले मैंने अपने पिछले वीडियो में जो स्टोरी सुनाई थी उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको अरुणाचल प्रदेश की एक स्टोरी सुनाई थी, जिसमें एक गांव के बाहर बने जंगल में एक औरत उस जंगल में आने जाने वाले लोगों से पैसे मांगा करती थी। उस औरत की भी मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी कि कैसे वो औरत जंगल में अपने बच्चों के साथ अकेली रहा करती थी। और फिर एक अनजान आदमी जो रास्ता भटक के उस औरत के घर पे आया था, उस औरत ने उसकी मदद की, उसको खाना खिलाया, रात में उसको अपने घर में रुकने भी दिया। जाते हुए उस आदमी ने उससे कहा कि उसने पीछे पेड़ के नीचे पैसे दबाए हैं जिनको वो खोद के निकाल सकती है। लेकिन पैसे मिलना तो दूर, उल्टा उस औरत के बच्चों की ही मौत हो गई। इस स्टोरी के बारे में मैंने कहा था कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है, जिसने तुम्हारी मदद की उसी के साथ कोई इतना बुरा करे। ये मानना बहुत मुश्किल है। तो इस बात पर मेरे इस व्यूवर ने बताया है कि अरुणाचल प्रदेश का ये जो स्टेट है और इसके आसपास के जो स्टेट्स है ना, इनको असल तंत्र दुनिया में कामरूप देश के नाम से जाना जाता है। आप इस नक्शे में भी देख सकते हैं कि कामरूप देश कहां कहां तक फैला हुआ है। इन व्यूवर का कहना है कि उस औरत के घर में जो आदमी मेहमान बन के आया था वो असल में शिव की पत्नी कामाख्या का भक्त था, मतलब कि वो एक राक्षस था। और इनका कहना है कि इन इलाकों में जो कामाख्या के भक्त होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मतलब एहसान फरामोश राक्षस होते हैं। और इन्होंने अपनी आंखों से कामाख्या मंदिर में एक आदमी को किसी दूसरे आदमी को इंसान से जानवर बनाते देखा था। वहां के तांत्रिक इंसान को कोई भी जानवर बना सकते हैं। और इनका कहना है कि आज की तारीख में भी उन इलाकों में जवान लड़कों की और बच्चों की बलियां दी जाती हैं। और बलियां सिर्फ मर्दों की दी जाती हैं, औरतों की नहीं, क्योंकि औरतें पार्वती की हमजात, मतलब उन्हीं की जात की होती हैं, इसलिए पार्वती उनकी बलियां स्वीकार नहीं करती। इस नक्शे में दिखाए गए इलाके में पूरे जमाने में लोग अपना घर तक खरीदना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये पूरा इलाका कामरूप देश था जहां राक्षस, चुड़ैल, काला जादू, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती थीं। और ये लोग जानबूझकर लोगों का बुरा करते थे, एहसान फरामोश होते थे, लोगों से मदद मांगते और फिर उन्हीं के साथ बुरा कर देते थे। और उस स्टोरी में जो कुछ हुआ था वो सब ऐसे ही किसी आदमी ने किया था। कामरूप देश के बारे में जो कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं वो मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं है। ये सारी बातें मेरे इस व्यूवर ने मुझे आप लोगों तक पहुंचाने को कही, इसलिए मैंने आप लोगों को ये बातें बता दी। हो सकता है ये बातें सच हों, हो सकता है ये बातें झूठ हों, लेकिन अगर आपने वो स्टोरी नहीं सुनी है तो आज की ये कहानी पूरी सुनने के बाद में वो वाली स्टोरी सुनना मत भूलना। बहुत मजेदार स्टोरी थी। खैर, अब शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दोस्तों, आज की कहानी भेजी है मेरे एक बहुत पुराने सब्सक्राइबर अभिनय पांडे ने। तो ये बात है साल 2025 की, जब अभिनय अपने किसी काम के सिलसिले में यूपी गए हुए थे। इसी दौरान उनकी मुलाकात रेशमा दीदी और उनके पति राहुल से हुई। असल में अभिनय जिस होटल में रुका हुआ था, रेशमा दीदी और राहुल भी उसी होटल में रुके हुए थे। और फिर बातों बातों में रेशमा दीदी ने इनको अपनी पूरी कहानी बताई। तो असल कहानी की शुरुआत यहाँ से, मतलब साल 2010 से होती है। उन दिनों रेशमा दीदी अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर चुकी थी और उनकी जो फैमिली थी वो भी बहुत अच्छी खासी पैसे वाली फैमिली थी, मतलब कि इन्हें किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इनके पापा की गवर्नमेंट जॉब थी और इनका अपना खुद का एक बड़ा सा घर था। घर में रेशमा के मम्मी पापा और इनके दादा दादी सब लोग एक साथ रहते थे। रेशमा अपने माँ बाप की इकलौती लड़की थी और वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, हमेशा एग्जाम्स में 90+ नंबर ही लेकर आती थी। अब 12th क्लास कंप्लीट हुई तो 12th के बाद इन्होंने एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले लिया। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। पहला सेमेस्टर पूरा होते होते कॉलेज में इन लड़कियों का एक ग्रुप भी बन गया था। फिर अगले साल, मतलब साल 2011 जनवरी के महीने में रेशमा और उसकी फ्रेंड्स ने किसी जंगल में जाके पिकनिक मनाने का प्लान बनाया। इनके ग्रुप में ये टोटल 5 लड़कियां थी। तो इन्होंने एक 7 सीटर टैक्सी बुक की और अपने साथ अपना सारा सामान, जैसे टेंट, खाने पीने का सामान, बियर की बॉटल्स, नॉन वेज और म्यूजिक बॉक्स वगैरह लेकर ये सब लोग जंगल में पहुंच गए। जिस टाइम ये लोग जंगल में पहुंचे थे वो शाम का समय था, अंधेरा नहीं हुआ था।
सर्दियों का टाइम तो था ही, इसलिए अंधेरा जल्दी ही होने वाला था। तो इन्होंने जल्दी से अपना टेंट लगाया, म्यूजिक बॉक्स पे गाने बजाने लगे और फिर जो नॉनवेज खाना ये लोग अपने साथ लेकर आए थे उसको बनाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते रात के 8 बज गए। सब लड़कियों ने खाना पीना शुरू कर दिया। हंसी मजाक करते करते यूं ही बियर के साथ खाना खाते खाते रात के 12 बज गए। 12 बजे तक सब लड़कियां फुल नशे में हो चुकी थीं और इसके बाद इन्होंने ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलना शुरू किया। सब लड़कियां एक दूसरे के साथ मस्ती कर रही थी। फिर कुछ ही देर बाद जब रेशमा की बारी आई तो रेशमा ने कहा कि वो डेयर लेना चाहती है। तो उसके फ्रेंड्स ने उसको डेयर दी कि तुमको एक अंधेरी सी सुनसान सी जगह पे जाके जमीन पे बैठ के एक बियर की बोतल पूरी एक बार में पी जानी है। अब रेशमा नशे में तो थी ही, उसने उस डेयर के लिए हाँ कर दिया और बियर की बोतल लेकर वहां से कुछ दूर पेड़ों के बीच जहां बिल्कुल अंधेरा था वहां चली गई। अब उस जगह पहुंचकर वो जैसे ही बियर पीने के लिए उस पेड़ के नीचे बैठने लगी ना, उसका पैर अचानक से फिसल गया। पैर फिसला तो बोतल के अंदर जितनी बियर थी वो सारी उसके ऊपर ही गिर पड़ी। तो उसने वहीं से अपने दोस्तों को आवाज लगाई कि मेरा पैर फिसल गया, मुझे आके उठाओ। तो उसकी फ्रेंड्स जल्दी से उसके पास पहुंची और उसको उठा के वापस से अपने कैंप में ले आई। फिर अगली सुबह सब लड़कियों ने अपना सामान पैक किया और वापस अपने हॉस्टल में लौट आई। कुछ ही दिनों बाद कॉलेज की छुट्टियां भी पड़ने वाली थी, इसलिए सब लड़कियां अपने अपने घर चली गईं। रेशमा भी अपने घर चली गई थी। अब यहाँ तक भी रेशमा के साथ सब कुछ ठीक था, कुछ भी अजीब या पैरानॉर्मल अभी तक उसके साथ नहीं होने लगा था। लेकिन घर आने के बाद से रेशमा में धीरे धीरे बहुत सारे बदलाव आने लगे। अब वो रात रात भर जागती और दिन में सोने लगी थी। इवन वो खुद को भी जब आईने में देखती तो बहुत ही अजीब तरीके से देखती थी। मतलब मैं कैसे बताऊं, जैसे कोई दूसरा आदमी किसी सुंदर लड़की के शरीर को ध्यान से देखता है ना, हवस भरी नजरों से, इस तरीके से वो अपने ही शरीर को आईने में देखती थी। पहले वो कभी भी अपनी बोली में उर्दू के वर्ड्स का यूज नहीं करती थी, उसको उर्दू आती तक नहीं थी। लेकिन अब वो कभी भी अचानक से प्योर उर्दू बोलने लग जाती थी। उसके मम्मी पापा उससे बात करने की, उसको समझाने की कोशिश करते तो वो उनसे भी बदतमीजी करने लगती। घर वालों को लगा कि शायद ये कॉलेज के माहौल का असर है, इसलिए उन लोगों ने भी रेशमा के बिहेवियर में ये जो बदलाव हो रहे थे ना, इन सबको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन उनके घर में कोई ऐसा भी था जो रेशमा में होने वाले इन सब चेंजेस को नजरअंदाज नहीं कर रहा था। वो था उनका पालतू कुत्ता स्कूबी। पहले स्कूबी हमेशा रेशमा के साथ ही रहता था, लेकिन अब इस बार रेशमा जब से अपने कॉलेज से वापस आई थी ना, स्कूबी उसके पास जाने से भी डरने लगा था। रेशमा के पास जाना तो दूर, वो दूर से ही उसको देखकर हल्का हल्का गुर्राता रहता था, जैसे कि वो रेशमा नहीं कोई और ही इंसान है। वो उसको अजीब तरीके से दांत दिखाता और कई बार उस पर जोर जोर से भौंकने लगता, जैसे वो रेशमा नहीं कोई उसकी दुश्मन हो। बहुत अजीब बात थी। लेकिन रेशमा के घर वालों को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि रेशमा के साथ तो कुछ और ही प्रॉब्लम चल रही है। धीरे धीरे रेशमा का रुझान गंदी चीजों की तरफ होने लगा। वो बातों बातों में गालियां देने लगती, कच्चा मांस खाती और शराब और सिगरेट्स भी बहुत ज्यादा पीने लगी थी। और कई बार बातों बातों में वो लड़कियों पर बहुत गंदे कमेंट्स भी पास करती। मतलब इस तरीके के कमेंट्स जो कोई दूसरी लड़की तो किसी लड़की पर पास कर ही नहीं सकती थी, जैसे कोई लफंगा आदमी हो। और बाद में ऐसे बिहेव करती जैसे कुछ हुआ ही ना हो या फिर उसको कुछ याद ही ना हो। इसी दौरान उसके पापा को भी अपने बिजनेस में बहुत नुकसान होना शुरू हो गया। उनके पास कुछ जमीन भी थी। अचानक से बिना किसी कारण के उनकी उस जमीन के ऊपर भी केस हो गया और उस जमीन के कागज जो हमेशा उनके घर में ही रखे रहते थे, वो उनके घर से ऐसे गायब हो गए जैसे कभी उनके घर में हो ही ना। और कुछ ही टाइम बाद रेशमा की दादी की भी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई और उसकी दादी की मौत के सदमे से उसके दादा को भी पैरालिसिस हो गया। मतलब अभी कुछ महीने पहले तक जो एक बिल्कुल हंसती खेलती फैमिली थी, उसमें अचानक से सब कुछ गलत होने लगा। रेशमा के पापा को लगा कि शायद रेशमा को कोई मेंटल प्रॉब्लम हो गई है। उन्होंने उसको बहुत से डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन सारे टेस्ट सारी रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती। ये सिलसिला अगले कई महीनों तक चलता रहा, जिस वजह से रेशमा की कॉलेज की पढ़ाई तक छूट गई थी। इधर उसके पापा अपनी जमीन का केस भी हार गए। घर में आए दिन लड़ाई झगड़े होने लगे, किसी न किसी बात को लेकर घर में कलेश होता ही रहता था। रेशमा ऐसी ऐसी हरकतें करती कि कई बार उसकी हरकतों से परेशान होकर उसके घर वाले उसकी पिटाई भी कर देते थे। लेकिन थप्पड़ और लात घूंसे खाने के बाद भी वो बस हर समय हंसती रहती थी। रेशमा की बदतमीजी और उसकी गंदी हरकतों की वजह से उनके कई रिश्तेदारों ने भी उनके यहाँ आना जाना तक बंद कर दिया था। तब तक आसपास के लोगों में भी ये बात फैल गई थी कि या तो रेशमा पागल हो गई है या इसके ऊपर कोई ऊपरी साया आ गया है। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह 5 बजे के करीब अचानक से रेशमा के पिताजी की आंख
उनकी पत्नी की चीख सुन के खुल गई। उनकी पत्नी के चीखने की आवाज उनके घर के हॉल से आई थी। वो जल्दी से दौड़ के वहां पहुंचे तो देखा कि उनके सारे तोते और उनका पालतू कुत्ता स्कूबी वहीं हॉल में मरे पड़े थे और सब के सब जानवरों की गर्दन इस तरीके से तोड़ी गई थी जैसे किसी ने उनका सर पकड़कर पीछे की तरफ मरोड़ दिया हो। अपनी मम्मी के चीखने की आवाज सुन के रेशमा भी वहां दौड़ के आई, लेकिन अपने सारे पेट्स को वहां मरा पड़ा देख के भी उसने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया, जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ा हो। उल्टा अपने घर वालों को ही बोलने लगी, अरे जानवर ही तो हैं, इसमें इतना नाटक करने की क्या जरूरत है? रोज बकरे और मुर्गे खाते हो और अब इनके मरने पर तुम्हें बुरा लग रहा है? उसके मम्मी पापा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो दोनों बस वहीं गुस्से और हैरानी से चुपचाप खड़े रहे और फिर बहुत ही दुखी मन से उन्होंने अपने सारे मरे हुए पेट्स को उठा के अपने घर के सामने वाले लॉन में दफना दिया। उन जानवरों की मौत के बाद से तो जैसे उनके पूरे घर में एक अजीब सी मनहूसियत छा गई। अब वो लोग घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं रहने देते थे। अंधेरा सिर्फ रेशमा के कमरे में रहता था। वो ना तो दिन में अपने कमरे से बाहर निकलती थी, ना धूप को अपने कमरे के अंदर आने देती थी। अपने कमरे की लाइट तक नहीं जलाती थी। कमरे में बस हर समय लाल रंग का एक छोटा सा नाइट बल्ब जलता रहता था जो जलते जलते फ्लक्चुएट करता था। और रेशमा के कमरे में सिगरेट्स की बहुत ही गंदी बदबू आती रहती थी, जबकि रेशमा कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी। और उसके घर वाले जब उसके कमरे में सिगरेट्स ढूंढते तो उनको उसके कमरे में सिगरेट भी नहीं मिलती थी, लेकिन बदबू हर समय आती रहती थी, जैसे कोई बहुत सारी सिगरेट्स उसके कमरे में पी रहा हो। पता नहीं वो सिगरेट्स की बदबू आती कहां से थी। किचन का भी सारा सामान जैसे सब्जी, दूध, फ्रूट्स, नॉनवेज वगैरह एक ही दिन में ऐसे सड़ जाता जैसे महीनों से वहां पड़ा हो। ऐसे ही एक रात रेशमा की चाची उनसे मिलने आई। उस दिन उन लोगों ने घर में खाने के लिए कई सारी चीजें बनाई थी, जिसमें नॉनवेज भी था। सबने अच्छे से पेट भर के लंच किया। रेशमा भी उस दिन सबसे अच्छे से बिहेव कर रही थी। रिश्ते में वो दोनों चाचा भतीजी तो थी, लेकिन हमेशा से ही वो दोनों फ्रेंड्स की तरह रहती थी। लेकिन उस दिन उसकी चाची को रेशमा के ऊपर शक हो रहा था कि इस लड़की के साथ पक्का कुछ गड़बड़ है, और उनके पूरे परिवार में वो पहली ऐसी इंसान थी जिसको ये रियलाइज हो रहा था कि रेशमा नॉर्मल नहीं है, उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है। असल में वो जो बुरी शक्ति थी ना, जो रेशमा के ऊपर हावी थी, उस शक्ति ने उसके घर वालों के दिमाग को तो इस तरीके से बांध दिया था कि वो लोग इस तरीके से सोच ही नहीं पा रहे थे कि उनकी लड़की के ऊपर कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम भी हो सकती है। उन लोगों का इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा था। लेकिन उसकी चाची रेशमा को देखते ही समझ गई कि इसके साथ पक्का कुछ ऊपरी प्रॉब्लम है। फिर बालकनी में उसकी चाची रेशमा की मम्मी के साथ सिगरेट पीती हुई बोली, भाभी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे रेशमा के जैसी नहीं लग रही। रेशमा की माँ ने पूछा, क्या मतलब? रेशमा के जैसी नहीं लग रही? क्या मतलब है तुम्हारा? चाची बोली, भाभी आपको नहीं लगता जैसे रेशमा कोई लड़का हो? वो मुझे बहुत ही अजीब नजरों से घूर रही थी। रेशमा की माँ बोली, अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वैसे भी तुम दोनों चाची भतीजी कम और दोस्त ज्यादा हो। अब रेशमा की फैमिली में ये सब लेडीज, मतलब उसकी मम्मी, चाची, बुआ वगैरह, ये सब सिगरेट्स पीते तो थे, लेकिन ये सबके सामने ओपनली स्मोकिंग नहीं करते थे, छुप छुप के सिगरेट्स पीते थे। और रेशमा पहले बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करती थी। स्मोकिंग करना तो दूर, उसको सिगरेट के धुएं से भी प्रॉब्लम होती थी, और ये बात उसकी चाची बहुत अच्छे से जानती थी। उसकी चाची फिर से उसकी मम्मी से बोली, नहीं भाभी ऐसी बात नहीं है, मुझे कोई धोखा वोखा नहीं हुआ है, वो मुझे सच में बहुत गंदी नजरों से देख रही थी। तभी रेशमा भी पीछे से वहां आ गई, बोली, क्या चुगली हो रही है तुम दोनों के बीच में? और इतना कह के उसने अपनी चाची के हाथ से सिगरेट ली और यूं कश मारती हुई पीने लगी। और उस वक्त रेशमा की आवाज सुन के उन दोनों के, मतलब उसकी मम्मी और चाची के रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि वो आवाज तो रेशमा की थी, लेकिन उसके बोलने का अंदाज बिल्कुल ऐसा था जैसे कोई मर्द बोल रहा हो। तो रेशमा की माँ ने तुरंत बात बदल दी और उसकी चाची से बोली कि तुम एक काम करो, आज रात मेरे ही कमरे में सो जाना। असल में पहले उनका प्लान था कि रेशमा की चाची उसी के साथ उसके कमरे में सोएगी। इसलिए जब रेशमा ने ये बात सुनी कि उसकी चाची उसकी मम्मी के साथ सोने वाली है, तो वो एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई और अपनी माँ के साथ बहस करने लगी। और देखते ही देखते रेशमा जैसे बिल्कुल किसी पागल इंसान के जैसे बर्ताव करने लगी और गंदी गंदी गालियां तक देने लगी। आखिर में फिर ये तय हुआ कि रात में वो तीनों ही रेशमा के कमरे में सोएंगी। असल में उसी रात रेशमा के पापा उसके दादाजी का इलाज किसी डॉक्टर से करवाने के लिए 4 दिनों के लिए बाहर जाने वाले थे और कुछ ही घंटों बाद उनको ट्रेन पकड़ने के लिए निकलना था। अब ये फैसला सुनकर कि आज रात वो तीनों एक ही कमरे में सोएंगी,
रेशमा ऐसे खुश हो गई जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल गया हो। फिर कुछ ही घंटों बाद सबने रेशमा के पापा और उसके दादा को विदा किया और फिर इसके बाद रेशमा, उसकी चाची और उसकी मम्मी तीनों रेशमा के कमरे में सोने के लिए चले गए। बेड पे लेट के तीनों ने थोड़ी बहुत देर बातें की और फिर तीनों सो गईं। लेकिन फिर क्या हुआ कि सोते सोते रात 3 बजे के करीब अचानक से चाची की आंख खुल गई। असल में उनको बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। उनकी आंख खुली तो उन्होंने जो नजारा देखा वो देखते ही वो बिल्कुल सन्न रह गई। पूरे कमरे में लाल रंग के बल्ब की रोशनी फैली हुई थी और रेशमा ठीक उनकी छाती के ऊपर बैठी थी, अपने पूरे बाल खोल के, आंखें बिल्कुल काली, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। बीच बीच में वो अपनी चाची के बालों को सूंघती और एक अजीब सी आवाज निकालती। मतलब मैं वो आवाज नहीं निकाल सकता। एक अजीब सी आहें सी भरती, जैसे 1920 मूवी में होता है ना, बिल्कुल वैसे। इधर ये सब देखकर इसकी चाची की तो डर के मारे ऐसी हालत हो गई मानो काटो तो खून नहीं। कमरे में एसी भी चल रहा था, लेकिन एसी के ठंडक के बाद भी उसका शरीर पसीना पसीना हो चुका था और उनकी हालत ऐसी हो गई थी कि उनके मुंह से कोई आवाज तक नहीं निकल रही थी। रेशमा उनकी छाती के ऊपर बैठी, कभी उनके बालों को सूंघती, कभी हल्की हल्की आवाज में कुछ बोलने लगती। समझ तो नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रही है, लेकिन ये पता चल रहा था कि वो अपने होशो हवास में नहीं है। फिर किसी तरह हिम्मत करके उसकी चाची एकदम से उठ के बैठ गई, लेकिन जब उन्होंने उठ के देखा तो देखा कि रेशमा तो उनकी भाभी के बगल में सो रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था? अगर रेशमा सो रही थी तो अभी अभी जो उसकी छाती के ऊपर बैठा था वो कौन था? चाची को अचानक से बहुत तेज प्यास महसूस होने लगी। उनके कमरे में पानी की बोतल भी रखी थी, लेकिन वो बोतल खाली हो चुकी थी। तो वो उठ के किचन की तरफ जाने लगी पानी पीने के लिए। किचन में जाके इन्होंने फ्रिज खोला और बोतल निकाल के पानी पीने लगी। लेकिन पानी पीते पीते इनको एक अजीब सी आवाज आती सुनाई दी, जैसे कोई जानवर अजीब ही तरीके से कुछ चबा चबा के खा रहा हो। वो धीरे से पलटी तो देखा कि रेशमा, मतलब बिल्कुल रेशमा के ही जैसी दिखने वाली कोई चीज, जो ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल नग्न थी, मतलब उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। वो वहीं किचन में कढ़ाई में रखा नॉनवेज अपने हाथों से चबा चबा के खा रही थी और खाते हुए वो उन नॉनवेज के पीसेस को अपनी पूरी बॉडी पे भी मसल रही थी। ये देखते ही चाची के पैर तो खौफ में वहीं जम गए। डर के मारे उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे और तभी उस एंटिटी की, मतलब रेशमा के रूप में वो जो भी चीज वहां पे खड़ी थी, उसकी नजर चाची के ऊपर पड़ी। चाची को देखकर वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी और फिर वो धीरे धीरे चाची के पास आई और बोली, अभी तो रेशमा के जरिए तुझसे मिल रहा हूं, जल्दी ही अपने असली रूप में तेरे पास आऊंगा। इतना कहकर उस चीज ने चाची का हाथ पकड़ लिया तो चाची ने एकदम से उसको धक्का दिया और भागती हुई अंदर कमरे में चली गई। लेकिन अंदर जाके उन्होंने देखा कि रेशमा तो पहले से ही अपने बिस्तर पर सो रही थी। ये देख के वो इतनी बुरी तरह डर गई कि वहीं बेहोश होके धड़ाम से जमीन पे गिर गई। गिरने की आवाज सुन के रेशमा की मां की भी आंख खुल गई। उन्होंने उठ के देखा कि उनकी देवरानी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है, तो जल्दी से उठकर उनको उठाया और होश में लाने की कोशिश करने लगी। फिर कुछ देर बाद जब चाची को होश आया तो उन्होंने अपने साथ बीती वो पूरी बात रेशमा की मम्मी को बताई। पहले तो रेशमा की मां को यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिर जब उन्होंने ध्यान से चाची के शरीर को देखा तो उनके हाथ, पैर, कमर, गर्दन, सब जगह अजीब से उंगलियों के निशान छपे हुए थे। अब रेशमा की मम्मी को भी यकीन हो गया था कि पक्का रेशमा के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उन्होंने रेशमा से इस बारे में कोई बात नहीं की। अगले दिन रेशमा की मम्मी ने उसके पापा को फोन पे सारी बात बताई तो उसके पापा उसके दादा का इलाज बीच में ही छोड़ के घर वापस आ गए और इसके बाद फिर शुरू हुआ रेशमा के इलाज करवाने का सिलसिला। घर वालों ने रेशमा को बहुत से लोगों को दिखाया, लेकिन जो भी उसका इलाज करने के लिए आता उल्टा खुद ही डर के भाग जाता। इलाज करना तो दूर की बात, कोई ये तक पता नहीं लगा पा रहा था कि रेशमा के साथ ये सब क्या चल रहा है, ये कौन सी चीज है जो रेशमा के ऊपर हावी हो रखी है। ऐसे करते करते 4 साल बीत गए। दुनिया भर के तांत्रिकों, बाबाओं को दिखाया, लेकिन वो एंटिटी क्या थी ये सामने नहीं आ सका। परिवार ने ना जाने कितने मंदिरों, दरगाहों और मज़ारों के चक्कर लगाए, लेकिन वो एंटिटी कभी सामने नहीं आती थी। इन सब चीज़ों में इनका इतना पैसा खर्च हो चुका था कि इनको अपना घर तक बेचना पड़ गया। अब ये लोग एक किराए के मकान में रहने लगे थे। इधर रेशमा की चाची
जो रेशमा के घर वालों के साथ मिलकर उनकी मदद कर रही थी, उनके हस्बैंड की भी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनकी मौत के कुछ ही टाइम बाद रेशमा के दादा भी चल बसे। फिर कुछ टाइम बाद उन लोगों की एक मौलवी से मुलाकात हुई। मौलवी ने बताया कि रेशमा के ऊपर एक बहुत पुराना जिन है और वो जिन इतना शक्तिशाली है कि उसका इलाज कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जिन उन लोगों को कभी सही जगह तक पहुंचने ही नहीं देगा और जो भी उसका इलाज करेगा वो मारा जाएगा। कई जगह ऐसी भी थी जहां शायद रेशमा का इलाज हो सकता था, लेकिन उनका परिवार किसी न किसी वजह से वहां पहुंच ही नहीं पाता था। इधर जिस जगह रेशमा के पापा काम करते थे वहां भी उनके ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा के उनको नौकरी से निकाल दिया। फिर एक दिन रेशमा की चाची को एक तांत्रिक के बारे में पता चला। वो तांत्रिक गृहस्थ आश्रम में थे, मतलब कि वो शादीशुदा थे। उनका एक बेटा भी था जो एक बड़ी सी कंपनी में इंजीनियर था। वैसे तो तब तक वो लोग पूरी तरह से हिम्मत हार चुके थे, लेकिन फिर भी थोड़ी सी उम्मीद तो दिल में बची ही थी कि कोई तो होगा जो उनकी बेटी को ठीक कर पाएगा। रेशमा की चाची ने उस तांत्रिक के बारे में रेशमा के पापा को बताया, तो इस बात को लेकर उसकी और रेशमा के पापा के बीच में बहस भी हो गई, क्योंकि उसके पापा का कहना था कि जब इतने बड़े बड़े बाबा और तांत्रिक उनकी लड़की को ठीक नहीं कर पाए तो ये एक शादीशुदा तांत्रिक कैसे उनकी लड़की को ठीक कर सकता है। लेकिन आखिरकार उसके पापा उस तांत्रिक के पास जाने के लिए तैयार हो गए और जब इनके बीच में ये सब बातें चल रही थी ना, उस तांत्रिक के पास जाने की ना जाने की, तभी उनको पीछे से किसी मर्द के हंसने की आवाज सुनाई दी। रेशमा के मुंह से वो जिन किसी मर्द की आवाज में बोला, कितने लोगों को दिखा चुके हो तुम, जब वो लोग मेरा कुछ नहीं कर सके तो ये तांत्रिक मेरा क्या बिगाड़ लेगा। इन 4-5 सालों में ये पहली बार था जब वो जिन खुद से सामने आया था और उसने उस तांत्रिक को चुनौती दी थी। फिर उन तांत्रिक को बुलाया गया। ये साल 2016 या 17 की बात रही होगी। रेशमा ने बताया कि इतने सालों में पहली बार उस दिन उसको अपना शरीर हल्का लग रहा था। उसको महसूस हो रहा था जैसे ना जाने कितने सालों बाद वो अपने होश में आ रही है। तांत्रिक ने रेशमा को अपने सामने बिठाया, लेकिन इससे पहले कि तांत्रिक कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वो जिन बोला, ए तांत्रिक, तू जहां से भी आया है ना वहां वापस चला जा, नहीं तो ना तेरी बीवी जिंदा बचेगी और ना तेरा लड़का जिंदा बचेगा। ये बात सुनते ही तांत्रिक और जिन के बीच में बहस छिड़ गई। जिन ने फिर से बोला, अगर तुझ में या तेरे भगवान में दम है ना तो मेरा कुछ बिगाड़ कर दिखा, मैं तुझे 2 महीने का वक्त देता हूं। यह बात सुनते ही तांत्रिक ने तुरंत उससे 2 महीने का वचन ले लिया। बोला, ठीक है, लेकिन इन 2 महीनों में तू किसी का कुछ बुरा नहीं करेगा। अगर इन 2 महीनों में तूने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया तो हार तेरी ही मानी जाएगी, और अगर इन 2 महीनों में मैं तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो मैं अपनी हार खुद मान लूंगा। उसके बाद तुझे जो करना हो तू कर लियो। उस जिन से ये वचन लेने के बाद तांत्रिक अपने घर चले गए। हैरानी की बात यह थी कि इस दिन के बाद से रेशमा की तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। यहाँ तक कि उसके पापा के भी जो कुछ काम इतने लंबे समय से अटके हुए थे वो सब भी एक एक करके पूरे होने लगे। फिर 1 महीने बाद रेशमा के परिवार को एक चिट्ठी मिली जो उन्हीं तांत्रिक के किसी शिष्य ने भेजी थी। लेकिन चिट्ठी पढ़कर रेशमा के पिताजी बहुत गुस्सा हो गए। बोले, लगता है इस तांत्रिक का दिमाग खराब हो गया है, अब हम इस तांत्रिक से कोई इलाज नहीं करवाएंगे। अब इस वक्त तक इनके घर में चीजें बिल्कुल नॉर्मल होने लगी थीं, लेकिन जैसे ही इनके घर में वो चिट्ठी आई और ये लोग उस चिट्ठी के बारे में बातें करने लगे, अचानक से वो जिन फिर से रेशमा के शरीर के ऊपर आ गया और जोर जोर से हंसते हुए बोला, अबे बुढ़े, मैंने तुझसे कहा था ना उस तांत्रिक के कुछ बस की नहीं है। और इसी के साथ वही गंदी सी बदबू, सड़े हुए मांस, सिगरेट, नाली और इत्र की मिली जुली सी गंध जो पहले इनके घर में आया करती थी वो फिर से आने लगी। लेकिन वचन देने की वजह से वो जिन इन लोगों का कुछ नुकसान नहीं कर पा रहा था। वो फिर से गुस्से से बोला, वो हरामजादा तांत्रिक मुझसे वचन लेकर गया है ना, कुछ दिन और रुक जाओ, फिर बताता हूं सबको। और फिर ऐसे ही एक एक दिन करके पूरे 2 महीने बीत गए। और फिर एक रात के ठीक 12 बजे किसी ने रेशमा के घर का दरवाजा खटखटाया। रेशमा के पापा ने उठ के दरवाजा खोला तो देखा कि वही तांत्रिक उनके दरवाजे के बाहर खड़े थे। उनके पूरे शरीर पर राख लिपटी हुई थी, आंखें पूरी तरह लाल थीं, भौवें चढ़ी हुई थी और हाथ में एक त्रिशूल था। उस तांत्रिक को इस रूप में देखकर रेशमा के पापा भी डर गए। उसके पापा उन तांत्रिक को रोकना तो चाहते थे, लेकिन उनको इस रूप में देखकर उनकी हिम्मत ही नहीं हुई कि वो उनको कुछ बोल सकें। तांत्रिक ने वहीं दरवाजे पर ही 3 बार अपना त्रिशूल जोर से जमीन पर मारा
और फिर बिना कुछ बोले सीधा घर के अंदर आ गए। अंदर आकर वो सीधा एक मुद्रा में बैठ गए जिसे भैरव मुद्रा बोला जाता है। और वैसे ही बैठे बैठे उन्होंने घर वालों को रेशमा को वहां बुला के लाने का इशारा किया। और इतने सालों में वो पहली बार ऐसा था जब वो जिन किसी के सामने आने से भी डर रहा था। लेकिन रेशमा के घर वालों ने उसको जबरदस्ती पकड़ के तांत्रिक के सामने बिठा दिया। तांत्रिक ने हुंकार भरी, बैठ सामने। तो वो जिन चुपचाप हाथ जोड़कर उनके सामने आके बैठ गया। फिर तांत्रिक ने जोर से बोला, क्या कहा था तूने? मैं तेरा कुछ बिगाड़ कर दिखाऊं? उस वक्त रेशमा के चेहरे पर उस जिन का डर साफ दिखाई दे रहा था। और फिर तांत्रिक ने अपनी उंगली से रेशमा की तरफ इशारा किया और उस शक्ति का नाम लिया जिसका प्रयोग अब वो उस जिन के ऊपर करने वाले थे। और जैसे ही तांत्रिक ने उस शक्ति का प्रयोग किया, रेशमा बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से गाढ़े काले रंग के खून जैसा कुछ रिस रहा था। तांत्रिक ने उसे कपड़े से साफ किया और बोले कि इस कपड़े को जाके जला देना, इसको अपने घर में मत रखना। आज इस जिन के साथ साथ इसके सारे चेले चपाटे भी खत्म हो गए हैं। अब ये इस लड़की का और इस घर का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। तांत्रिक ने ना ही उनको कोई तावीज दिया ना कोई माला। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आज के बाद अपने घर में मांस खाना बंद कर देना। फिर थोड़ी देर बाद जब सब कुछ नॉर्मल हुआ तो उसके घर वालों ने तांत्रिक से पूछा कि ये सब क्या हुआ था और हमारी बेटी के ऊपर ये सब चीजें कैसे आ गईं। तब तांत्रिक ने उन्हें बताया कि ये जिन उसी जंगल से ही रेशमा के साथ आया था जहां वो अपनी सहेलियों के साथ पिकनिक मनाने के लिए गई थी। और ये जिन इतना घटिया था कि रेशमा जहां भी जाती वहीं से एक दो प्रेतों को भी अपने साथ ले आता था और रेशमा के शरीर के जरिए वो अपने सारे शौक पूरे करता था। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो जिन हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। और बस इतना कहकर वो तांत्रिक वहां से चले गए। लेकिन फिर करीब एक हफ्ते बाद ही उन तांत्रिक के बेटे ने रेशमा के घर में ये खबर दी कि उसके पिताजी, मतलब कि उन तांत्रिक की जिन्होंने रेशमा का इलाज किया था, उनकी मौत हो गई है। उन्होंने स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से अपने प्राण त्याग दिए थे। और जाने से पहले वो अपने बेटे को एक चिट्ठी देकर गए थे। उस चिट्ठी में लिखा था कि वो जिस शक्ति का प्रयोग करने जा रहे थे उसके बाद उनकी मृत्यु निश्चित थी। वो शक्ति असुरों और देवताओं पर भी भारी थी और उसका प्रयोग करने वाले साधक की मृत्यु तय होती है। लेकिन उन्होंने उस शक्ति का नाम नहीं बताया। अपने पिताजी की वो चिट्ठी पढ़कर उनका बेटा रोने लगा। उसने ये भी बताया कि उसके पिताजी ने जो पिछली चिट्ठी लिखी थी उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि अगर रेशमा ठीक हो जाए तो रेशमा के पिताजी रेशमा की शादी का रिश्ता उनके बेटे से कर दें। असल में इसका भी एक कारण था, क्योंकि इतने सालों में रेशमा की बहुत बदनामी हो चुकी थी। उसके पापा को भी लास्ट स्टेज का कैंसर हो गया था और वो भी बस अपने आखिरी दिन गिन रहे थे। असल में वो जिन चाहता ही ये था कि इनके घर में कोई मर्द जिंदा ना बचे। बाद में रेशमा के घर वालों ने उसकी शादी तांत्रिक के बेटे राहुल से करवा दी। अब रेशमा और उसकी चाची दोनों राहुल के साथ ही रहती हैं। और अभी करीब 1 साल पहले ही रेशमा की माँ का देहांत भी हो गया था और उसके पिताजी, जिनको वो अब्बू कहती थी, रेशमा की शादी के कुछ दिन बाद ही उनका भी देहांत हो गया था। राहुल ने अभिनय को, मतलब जिसने मुझे ये स्टोरी भेजी है, उसको अपने परिवार की और इस स्टोरी से जुड़ी बहुत सारी तस्वीरें भी दिखाई। अपने बेटे, रेशमा की चाची और कहानी से जुड़े और भी कई लोगों के बारे में बताया। लेकिन आज उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, उनके साथ कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। अब रेशमा और राहुल का एक बेटा भी पैदा हो चुका है और अब वो लोग खुशी से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। हालांकि इस कहानी में कुछ बातें ऐसी भी थी जिनको यूट्यूब की गाइडलाइंस की वजह से मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया है। ऐसी ग्राफिक डिटेल्स, सेक्सुअल डिटेल्स जिनको मैं ओपनली यूट्यूब पर नहीं बता सकता था, उन चीज़ों के बारे में मैंने आपको नहीं बताया है। और वो शक्ति जिसका प्रयोग उन तांत्रिक ने किया था, वो एक ऐसी शक्ति है जिसका नाम तक नहीं लिया जा सकता। बस इतना बताया गया है कि वो भगवान शिव के प्रमुख गणों में से एक है, जिसके डर से इंद्रदेव भी भाग खड़े हुए थे। और इस पूरी कहानी को सच मानना या सिर्फ एंटरटेनमेंट समझकर सुनना, ये फैसला आप लोगों का है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी स्टोरी। बहुत ही खौफनाक कहानी थी और कहानी बताते हुए मेरे तो खुद के रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं तो अंदाजा लगा रहा था कि उस बेचारी लड़की के साथ क्या बीती होगी जिसके साथ इतने सालों तक ये सब कुछ हुआ। उसने कैसे ये सब कुछ झेला होगा। इस तरह की कहानियों में कई बार हमें ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ चीज़ें बनावटी हैं, ऐसा रियल लाइफ में नहीं हो सकता। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, ये सब चीज़ें सच में होती हैं। इस तरह की गंदी एंटिटीज़ का लड़कियों को एक्सप्लॉइट करना, खासकर सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, घर में लड़ाई झगड़े होना, घर में सिगरेट की गंदी बदबू आना, ये सब चीज़ें सच में होती हैं। और जो लोग इन चीज़ों को भुगतते हैं ना,
वही समझ सकते हैं कि इन चीज़ों से पीछा छुड़ाना कितना मुश्किल होता है। होने को तो ये चीज़ें एकदम से हो जाती हैं, लेकिन इनसे पीछा छुड़ाने में, चीज़ें नॉर्मल होने में सालों लग जाते हैं। अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है जिसे आप मेरे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं, तो अपनी स्टोरी मुझे ईमेल या व्हाट्सएप से टाइप करके सेंड कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया को भी फॉलो करना ना भूलें। सारी डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। बहुत जल्द आऊँगा एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।